कहानी की शुरुआत जर्मनी के शहर म्यूनिक से होती है, जहां एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी राल्फ हर दिन की तरह मशहूर राजनेता मैनफ्रेड फेस्ट के हाई सिक्योरिटी ऑफिस में काम करने पहुंचता है। उम्र दराज होने की वजह से कोई भी उस पर शक नहीं करता। वह आसानी से सिक्योरिटी चेक पार करके ऑफिस के अंदर चला जाता है। सबको लगता है कि वह हमेशा की तरह अपनी सफाई का काम करेगा, लेकिन अगले ही पल राल्फ छिपाई हुई साइलेंसर लगी पिस्तौल निकालता है और बिना किसी आवाज के एक एक करके सुरक्षा गार्डों को मारना शुरू कर देता है। उसकी हर हरकत इतनी तेज और सटीक होती है कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कुछ ही मिनटों में पूरा रास्ता साफ हो जाता है और वह सीधे मैनफ्रेड के बेटे इलियास तक पहुंच जाता है। इलियास कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पैर में गोली लग जाती है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होती है कि राल्फ चाहकर भी उसकी जान नहीं लेता। वह उसे जिंदा छोड़ देता है, मानो उसके पीछे कोई और ही प्लान छिपा हो। इसके बाद वह पहले से तैयार की गई सेफ्टी रोप की मदद से कई मंजिल ऊंची इमारत से नीचे उतरता है और देखते ही देखते वहां से गायब हो जाता है। अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचकर वह आईने के सामने खड़ा होता है और धीरे धीरे अपने चेहरे पर लगा नकली मेकअप, सफेद बाल और मास्क उतारना शुरू करता है। तभी एक ऐसा सच सामने आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। ये कोई बुजुर्ग सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि ब्रिटेन का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, जिसे पूरी दुनिया जैकल के नाम से जानती है। अगली सुबह जैकल म्यूनिक की एक ऊंची इमारत के अपार्टमेंट में पहुंचता है, जो उस अस्पताल से लगभग 4 किलोमीटर दूर होता है, जहां घायल इलियास का इलाज चल रहा होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि अपने बेटे की हालत देखने के लिए मैनफ्रेड जरूर आएगा, इसलिए वह अपनी खास कस्टम स्नाइपर राइफल तैयार करके सही मौके का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद मैनफ्रेड भारी सुरक्षा घेरे के साथ अस्पताल पहुंचता है। उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड, पुलिस और स्नाइपर तैनात होते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, लेकिन तभी अचानक एक गोली चलती है। किसी को आवाज तक सुनाई नहीं देती और अगले ही पल मैनफ्रेड जमीन पर गिर जाता है। इतनी लंबी दूरी से लगाया गया यह सटीक निशाना देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। किसी के लिए भी यह समझ पाना आसान नहीं होता कि आखिर यह हमला हुआ कैसे। गोली चलाने के बाद जैकल बिल्कुल भी घबराता नहीं। वह अपनी खास राइफल को कुछ ही सेकंड में अलग अलग हिस्सों में खोल देता है। उसकी यह राइफल इस तरह बनाई गई होती है कि वह एक साधारण सूटकेस जैसी दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस उस अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन जब तक वे अंदर पहुंचते हैं जैकल भीड़ में घुल मिलकर वहां से निकल चुका होता है। उधर लंदन में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को इस सनसनीखेज हत्या की खबर मिलती है। एजेंसी की तेज तर्रार अधिकारी बियांका इस पूरे मामले की जांच शुरू करती है। हथियारों की गहरी जानकारी होने की वजह से वह तुरंत समझ जाती है कि इतना मुश्किल निशाना किसी आम स्नाइपर के बस की बात नहीं है। वह यह भी पता लगा लेती है कि इस्तेमाल की गई राइफल को अलग अलग हिस्सों में खोलकर एक सूटकेस के अंदर छिपाया गया था, इसलिए हत्यारा बिना किसी शक के एयरपोर्ट की सुरक्षा पार करने में कामयाब हो गया। बियांका की यह सोच उसके वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रभावित कर देती है और उसे इस मिशन का अहम हिस्सा बना दिया जाता है। जांच आगे बढ़ने पर उसे शक होता है कि इतनी अनोखी राइफल सिर्फ आयरलैंड का कुख्यात हथियार निर्माता नॉर्मन स्टॉक ही बना सकता है, जो कई सालों से पुलिस की पकड़ से बाहर है। नॉर्मन तक पहुंचने के लिए बियांका उसकी भाभी एलिसन स्टॉक से मदद मांगती है, लेकिन वह किसी भी तरह की जानकारी देने से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद बियांका दबाव बनाने के लिए एलिसन की बेटी एमा को हिरासत में ले लेती है, लेकिन यह फैसला एक भयानक हादसे में बदल जाता है। एमा की पुरानी दिल की बीमारी अचानक उभर आती है। बियांका खुद एम्बुलेंस में उसके साथ अस्पताल तक जाती है और उसकी जान बचाने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद एमा की मौत हो जाती है। यह घटना बियांका के मिशन पर एक गहरा दाग छोड़ देती है। दूसरी तरफ जैकल स्पेन स्थित अपने आलीशान घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी नूरिया और छोटा बेटा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। नूरिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसका पति असल में दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। उसकी नजर में वह सिर्फ चार्ल्स नाम का एक साधारण बिजनेसमैन है, जो अक्सर काम के सिलसिले में विदेश जाता रहता है। लेकिन जैसे ही जैकल को अकेले रहने का मौका मिलता है, वह एक गुप्त एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम के जरिए उस क्लाइंट से संपर्क करता है जिसने मैनफ्रेड फेस्ट की हत्या की सुपारी दी थी। जैकल अपनी बाकी बची हुई रकम की मांग करता है, लेकिन सामने वाला साफ कह देता है कि अब उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। यह सुनते ही जैकल समझ जाता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैनफ्रेड फेस्ट की हत्या के बाद जैकल के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर वह क्लाइंट कौन था जिसने काम पूरा होने के बाद उसे धोखा दे दिया।
सच जानने के लिए वह अपने बैंक से संपर्क करता है और उस अकाउंट की जानकारी मांगता है जहां से उसे पहली किस्त भेजी गई थी। कुछ ही समय बाद उसे पता चलता है कि वह बैंक अकाउंट जर्मनी के शहर म्यूनिक में मौजूद है। अब जैकल समझ जाता है कि अगर उसे अपने गद्दार तक पहुंचना है तो उसे फिर से म्यूनिक लौटना होगा। इसी बीच जैकल को उसी गुप्त और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम पर एक नया मिशन मिलता है। इस बार उसे एक महिला से मिलने के लिए कहा जाता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए जैकल फिर से नया भेष बदलता है और तय जगह पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात जीना जानसन नाम की महिला से होती है, जो उन लोगों की तरफ से आई होती है जिन्होंने उसे यह नया मिशन दिया है। जीना साफ कर देती है कि इस बार उनका निशाना कोई आम इंसान नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर टेक बिजनेसमैन में से एक यूडीसी है। वह जल्द ही रिवर नाम का एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला होता है जो दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है। इसीलिए किसी भी कीमत पर उसकी लॉन्चिंग से पहले उसकी हत्या करनी होगी। अपनी बात पर भरोसा दिलाने के लिए जीना उसी समय जैकल के अकाउंट में $2 करोड़ ट्रांसफर कर देती है और वादा करती है कि मिशन पूरा होते ही उसे बाकी $8 करोड़ भी मिल जाएंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर साफ हो जाता है कि इस बार खेल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। हालांकि जैकल नए मिशन को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसके दिमाग से पुराना धोखा अभी भी नहीं निकलता। इसलिए वह सीधे उस बैंक में पहुंचता है जहां से पहली पेमेंट भेजी गई थी। थोड़ी चालाकी और अपने हुनर की मदद से वह बैंक कर्मचारी से उस अकाउंट की जानकारी निकलवा लेता है। इसके बाद वह ऑनलाइन जांच शुरू करता है और कुछ ही देर में एक ऐसा सच सामने आता है जो उसे भी हैरान कर देता है। जिस अकाउंट से उसे पहली रकम भेजी गई थी वह हेलेन नाम की कंपनी का अकाउंट होता है और उसका संबंध किसी और से नहीं बल्कि इलियास फेस्ट से जुड़ा होता है। यानी अपने ही पिता की हत्या की सुपारी इलियास ने दी थी। इतना ही नहीं, अपने ऊपर शक न आए इसीलिए उसने खुद अपने पैर में गोली लगवाने का भी प्लान बनाया था। लेकिन काम पूरा होने के बाद उसने जैकल की बाकी रकम देने से इनकार कर दिया। अब जैकल समझ चुका होता है कि उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है और वह मन ही मन इलियास की मौत का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ MI6 की अधिकारी बियांका एक अलग ही मुश्किल में फंसी होती है। एमा की मौत की खबर अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई होती, इसलिए वह एलिसन से झूठ बोलती है कि अगर वह 24 घंटे के अंदर नॉर्मन स्टॉक का फोन नंबर दे देगी तो उसकी बेटी को रिहा कर दिया जाएगा। अपनी बेटी को बचाने की उम्मीद में एलिसन चुपके से अपने पति के फोन से नॉर्मन का नंबर निकालकर बियांका को भेज देती है। बियांका तुरंत उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करवाती है। लोकेशन बेलारूस के एक छोटे से कस्बे में मिलती है। बिना समय गंवाए वह अपनी टीम के साथ वहां छापा मारती है, लेकिन जैसे ही टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है सामने से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। नॉर्मन पहले से ही उनके आने की खबर जान चुका होता है। कुछ ही सेकंड में बियांका की टीम के 2 अधिकारी मारे जाते हैं, जबकि नॉर्मन वहां से कार लेकर भाग निकलता है। हालांकि यह ऑपरेशन पहली नजर में नाकाम लगता है, लेकिन जाते जाते नॉर्मन जल्दबाजी में अपना एक सूटकेस वहीं छोड़ देता है। बियांका उसे अपने साथ ले आती है। हालांकि छापेमारी के बाद MI6 की डिप्टी चीफ इसाबेल इस पूरे ऑपरेशन को पूरी तरह असफल मानने लगती है। उसे लगता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद उन्हें जैकल के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। लेकिन बियांका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होती। वह नॉर्मन के छोड़े हुए सूटकेस को खोलती है और उसके एक एक हिस्से को अलग करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद वही साधारण दिखने वाला सूटकेस एक बेहद खतरनाक स्नाइपर राइफल में बदल जाता है। यह देखकर इसाबेल भी हैरान रह जाती है। अब यह पूरी तरह साबित हो जाता है कि जैकल के लिए ऐसी खास राइफल बनाने वाला हथियार निर्माता नॉर्मन स्टॉक ही था। हालांकि इस कामयाबी के बावजूद MI6 के अंदर बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही होती है। सभी को समझ आ जाता है कि एजेंसी के भीतर कोई गद्दार मौजूद है जिसने पहले ही नॉर्मन को छापेमारी की खबर पहुंचा दी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वह पहले से तैयार नहीं बैठा होता। यानी जैकल तक पहुंचने से पहले उन्हें अपने ही विभाग में छिपे उस रहस्यमयी गद्दार को ढूंढना था। इसी बीच बियांका एक और अहम सुराग हासिल कर लेती है। छापेमारी के दौरान उसे नॉर्मन का मोबाइल फोन भी मिल गया था। जब उसकी जांच की जाती है तो उसमें कई एन्क्रिप्टेड मैसेज मिलते हैं। ये सभी मैसेज मैनफ्रेड फेस्ट की हत्या से कुछ हफ्ते पहले भेजे गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उन सभी संदेशों के पीछे सिर्फ एक ही कोड नेम लिखा होता है, जैकल। पहली बार MI6 के हाथ उस रहस्यमयी कातिल का नाम लगता है, लेकिन उसकी असली पहचान अब भी पूरी तरह अंधेरे में होती है। दूसरी तरफ जैकल की निजी जिंदगी भी धीरे धीरे बिखरने लगती है। अब तक नूरिया ने कभी अपने पति पर शक नहीं किया था, लेकिन एक दिन वह उसे टैक्सी में बैठा देख लेती है, जबकि उसने कहा था कि वह सीधे एयरपोर्ट जा रहा है। यहीं से उसके मन में कई सवाल पैदा होने लगते हैं। जैकल के घर से निकलते ही नूरिया उसके सामान की तलाशी लेना शुरू कर देती है। तभी उसे उसके ऑफिस में एक ऐसा बंद दरवाजा दिखाई देता है जो हमेशा बंद रहता था। अब उसे यकीन होने लगता है कि उसका पति उससे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। उधर म्यूनिक में मैन
मैनफ्रेड फेस्ट का अंतिम संस्कार होने वाला होता है। जैकल एक बार फिर अपना रूप बदलकर एक बूढ़े आदमी का भेष धारण करता है और उसी फ्यूनरल होम में पहुंच जाता है जहां अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां चल रही होती हैं। वह अपनी मां के अंतिम संस्कार की झूठी कहानी सुनाकर वहां मौजूद डायरेक्टर का भरोसा जीत लेता है। कुछ देर बाद वह सिर दर्द का बहाना बनाता है, जिससे डायरेक्टर दवा लेने अपनी कार तक चली जाती है। जैसे ही कमरा खाली होता है, जैकल तुरंत डायरेक्टर के कंप्यूटर में घुसकर एक गुप्त रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है। बाद में उसी सॉफ्टवेयर की मदद से वह फ्यूनरल से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर लेता है। तभी उसे पता चलता है कि एलियास फेस्ट को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने वाला ड्राइवर स्टेफन वुल्फ नाम का आदमी होगा। एलियास ने अब तक जैकल को उसकी बाकी रकम नहीं दी होती, इसलिए जैकल फैसला करता है कि अब हिसाब बराबर करने का समय आ चुका है। वह सबसे पहले स्टेफन को ढूंढकर मार देता है और खुद उसी का भेष धारण कर लेता है। इसके बाद वह बिना किसी शक के एलियास को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। रास्ते में वह उसकी सिक्योरिटी टीम को बड़ी चालाकी से चकमा देता है और उसे शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही जैकल वहां से निकलने लगता है, तभी उसके फोन पर अचानक एक सिक्योरिटी अलर्ट आता है। वह तुरंत कैमरों की लाइव फुटेज खोलता है और जो नजारा उसके सामने आता है, उसे देखकर वह भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। नूरिया अपने परिवार के साथ उसके उसी गुप्त कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है, जहां उसकी पूरी असली जिंदगी छिपी हुई थी। अब पहली बार जैकल को एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा राज उजागर होने के बेहद करीब पहुंच चुका है। दूसरी तरफ जैकल तक पहुंचने के लिए बियांका एक नए सुराग की तलाश में पूर्व सैन्य अधिकारी जॉर्ज हैंस से मिलती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसने कभी किसी ऐसे स्नाइपर के बारे में सुना है जो लगभग 3800 मीटर जैसी असंभव दूरी से भी बिल्कुल सटीक निशाना लगा सके। काफी देर सोचने के बाद जॉर्ज सिर्फ एक नाम बताता है, अलेक्जेंडर डुगेन। वह बताता है कि डुगेन ब्रिटिश सेना का एक दिग्गज स्नाइपर था, लेकिन करीब 10 साल पहले अपनी पूरी यूनिट के साथ एक विस्फोट में मारा गया था। यह नाम सुनते ही बियांका के दिमाग में एक नया शक जन्म लेता है। कुछ समय बाद बियांका को एलिसन की तरफ से मिलने का संदेश मिलता है। उसे लगता है कि शायद इस बार एलिसन नॉर्मन के बारे में कोई बड़ी जानकारी देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। एलिसन की मदद करने की सजा देते हुए लैरी पहले ही उसकी हत्या कर चुका होता है और वही उसके फोन से बियांका को झूठा संदेश भेजता है। बियांका जैसे ही तय जगह पर पहुंचती है, लैरी अचानक उस पर चाकू से हमला कर देता है। उसके हाथ पर गहरा घाव हो जाता है, लेकिन बियांका किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही लैरी वहां से फरार हो जाता है। उस रात जब बियांका अपने घर लौटती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लैरी उससे पहले ही उसके घर पहुंच चुका होता है और उसकी बेटी जैस्मिन को बंधक बना चुका होता है, लेकिन बियांका बिना घबराए सही मौका देखती है और एक सटीक गोली चलाकर लैरी के पैर में मार देती है। दर्द से तड़पता हुआ लैरी जैस्मिन को छोड़ देता है और कुछ ही देर बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। बियांका की बेटी तो सुरक्षित बच जाती है, लेकिन अब यह लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। दूसरी तरफ यूडीसी जो अपने प्राइवेट आइलैंड पर बेफिक्र होकर समुद्र में तैरने का आनंद ले रहा होता है, तभी उसकी सिक्योरिटी टीम घबराई हुई उसके पास पहुंचती है और बताती है कि उन्हें पक्की जानकारी मिली है कि किसी ने उसकी हत्या की सुपारी दे दी है। लेकिन यूडीसी के चेहरे पर जरा भी डर दिखाई नहीं देता। दरअसल उसे पहले से अंदाजा होता है कि ऐसा दिन कभी न कभी जरूर आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह उसका नया प्रोजेक्ट रिवर होता है। यह कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक होती है जो दुनिया भर के भ्रष्ट अरबपतियों, नेताओं और बड़े संगठनों के छिपे हुए काले धन का पूरा रिकॉर्ड सबके सामने लाने वाली होती है। यह सॉफ्टवेयर यह भी बता सकता है कि किसने कितना अवैध पैसा कहां छिपा कर रखा है। अगर रिवर लॉन्च हो जाता तो दुनिया के कई ताकतवर लोगों का साम्राज्य एक ही दिन में ढह सकता था। शायद यही कारण था कि अब यूडीसी पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों के निशाने पर आ चुका था। लेकिन इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद भी यूडीसी अपना फैसला नहीं बदलता। वह साफ कह देता है कि रिवर की लॉन्चिंग तय समय पर ही होगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। दूसरी तरफ जैकल अच्छी तरह जानता होता है कि नूरिया अब उससे कई सवाल पूछने वाली है, इसलिए वह उससे मिलने पेरिस के एक होटल में पहुंचता है। पहली बार वह अपनी जिंदगी का एक छोटा सा सच उसके सामने रखता है। वह बताता है कि वह दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के लिए ट्रबल शूटर का काम करता है। जब किसी अमीर और प्रभावशाली इंसान की कोई ऐसी समस्या होती है जिसे कानून हल नहीं कर सकता, तब वे उसकी मदद लेते हैं। हालांकि उसकी यह बात आधी सच्चाई होती है, क्योंकि वह सबसे बड़ा सच अब भी छिपा लेता है। वह नूरिया से झूठ बोलता
बोलता है कि उसने आज तक कभी किसी की जान नहीं ली। नूरिया उसकी बात सुन तो लेती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसके मन का शक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यह देखकर जैकल उससे एक वादा करता है। वह कहता है कि बस 2 हफ्तों के अंदर उसका आखिरी काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद वह हमेशा के लिए यह खतरनाक जिंदगी छोड़ देगा। वह भरोसा दिलाता है कि इसके बाद दोनों एक सामान्य परिवार की तरह नई जिंदगी शुरू करेंगे। नूरिया उसकी बात पर यकीन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे महसूस होने लगता है कि जैकल उससे अब भी बहुत कुछ छिपा रहा है। उधर MI6 अब जैकल की पुरानी स्नाइपर राइफल का पूरा राज जान चुकी होती है, इसलिए जैकल समझ जाता है कि अब उसे नया हथियार चाहिए। वह हंगरी के शहर बुडापेस्ट में छिपे नॉर्मन स्टॉक से मिलने पहुंचता है और उससे एक ऐसी स्नाइपर राइफल बनाने को कहता है जो देखने में एक साधारण लेग ब्रेस्ट जैसी लगे। नॉर्मन अपनी बेहतरीन कारीगरी से कुछ ही समय में ऐसा हथियार तैयार कर देता है जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। जैकल खुले मैदान में उस नई राइफल की टेस्टिंग करता है। उसका निशाना पहले की तरह बिल्कुल सटीक होता है, लेकिन तभी दूर से कई गाड़ियों का काफिला उसकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। यह MI6 की टीम होती है जिसकी कमान बियांका संभाल रही होती है। दरअसल लैरी से सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसे नॉर्मन का ठिकाना मिल चुका होता है। खतरा समझते ही जैकल तुरंत नॉर्मन को फोन करता है और उसे चेतावनी देता है कि एजेंसी उसके ठिकाने पर पहुंच चुकी है। नॉर्मन भागने की बजाय हथियार उठाकर मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में MI6 उसे पकड़ लेती है और कुर्सी से बांध देती है। बियांका बिना समय गंवाए उससे जैकल की असली पहचान पूछने लगती है। नॉर्मन जैसे ही सच बताने के लिए अपना मुंह खोलता है, तभी अचानक दूर से चली एक गोली सीधे उसके सिर में लगती है। इससे पहले कि वह एक शब्द भी बोल पाता, उसकी वहीं मौत हो जाती है। जैकल ने अपने सबसे बड़े राज को हमेशा के लिए दफना दिया था। इसके बाद जैकल तुरंत वहां से भाग निकलता है। वह जंगल की ओर घोड़ा लेकर निकल पड़ता है, जबकि बियांका उसका लगातार पीछा करती रहती है। दोनों के बीच लंबी और रोमांचक पीछा करने की घटना शुरू हो जाती है। आखिरकार जैकल एक झील में छलांग लगा देता है और लंबे समय तक पानी के अंदर छिपा रहता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि खतरा टल चुका है, तब वह बाहर निकलकर जंगल के बीच बने एक सुनसान शेल्टर में जाकर आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। जैसे ही उसे नींद आने लगती है, शेल्टर का मालिक एटिला पीछे से बंदूक से उसके सिर पर जोरदार वार कर देता है। अगले ही पल जैकल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। एटिला उससे हंगेरियन भाषा में लगातार सवाल पूछता है, लेकिन जैकल उसकी एक भी बात नहीं समझ पाता। भाषा की परेशानी को देखते हुए एटिला अपने भाई गैबोर को बुलाता है, जो अपने साथ अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारी लास्लो को लेकर वहां पहुंचता है। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर आते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। जैकल किसी तरह अपनी रस्सियां खोल चुका होता है। वह सबसे पहले एटिला को मार देता है और उसकी राइफल छीन लेता है। फिर उसी राइफल से गैबोर को भी गोली मार देता है। अब वहां सिर्फ डरा हुआ लास्लो बचता है। जैकल उसे जबरदस्ती गाड़ी चलाने के लिए मजबूर करता है। काफी देर सफर करने के बाद जैकल पहली बार किसी अनजान इंसान पर दया दिखाता है। मंजिल पर पहुंचकर वह लास्लो की जान बख्श देता है। हालांकि जाते जाते उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने कभी उसकी पहचान किसी को बताई तो अगली बार उसे बचने का मौका नहीं मिलेगा। लगातार भागते भागते जैकल पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद इस बार वह जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। मजबूर होकर वह नूरिया को फोन करता है और उसे सब कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर बता देता है कि हालात उसके हाथ से निकल चुके हैं। वह यह भी बताता है कि वह इस समय बुडापेस्ट में है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। खतरा जानते हुए भी नूरिया उसकी मदद करने पहुंच जाती है। वह अपने साथ भेष बदलने का पूरा सामान लेकर आती है। जैकल धीरे धीरे खुद को एक बेहद कमजोर बूढ़े आदमी में बदल देता है। उसकी नई स्नाइपर राइफल अब एक साधारण लेग ब्रेस्ट जैसी दिखाई देती है। व्हील चेयर पर बैठा हुआ जैकल बिना किसी शक के एयरपोर्ट की सुरक्षा पार कर लेता है और एस्टोनिया के लिए रवाना हो जाता है, जहां UDC अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट रिवर की लॉन्चिंग करने वाला होता है। लॉन्च इवेंट से 2 दिन पहले ही जैकल आयोजन स्थल के अंदर घुस जाता है। वह बिल्डिंग की ऊंची छत के स्टील स्ट्रक्चर में छिपकर सही समय का इंतजार करने लगता है। आखिरकार लॉन्च का दिन आ जाता है। पूरा हॉल मेहमानों से भर जाता है। जैकल अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलता है और रास्ते में आने वाले कुछ सुरक्षा गार्डों को चुपचाप रास्ते से हटा देता है, लेकिन उसके सामने एक नई मुश्किल आ जाती है। UDC पूरी स्पीच बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़ा होकर देने लगता है। जैकल सही मौके का इंतजार ही कर रहा होता है कि तभी अचानक एक दूसरा हमलावर स्टेज पर चढ़कर UDC पर गोली चलाने की कोशिश करता है। हालांकि
हालांकि सिक्योरिटी टीम कुछ ही सेकंड में उसे मार गिराती है और यूडीसी को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। इस अफरा तफरी में जैकल का पूरा प्लान बर्बाद हो जाता है और उसे बिना हमला किए भीड़ में गायब होना पड़ता है। अब बियांका को पूरा यकीन हो जाता है कि जैकल दोबारा जरूर हमला करेगा, इसलिए वह पुराने सैन्य रिकॉर्ड खंगालना शुरू करती है। उसे शक होता है कि जैकल असल में वही दिग्गज स्नाइपर अलेक्जेंडर डुगेन है जिसकी मौत कई साल पहले बताई गई थी। जब बियांका सेना की पुरानी रिपोर्ट पढ़ती है तो उसके सामने एक नई कहानी खुलती है। साल 2013 में अलेक्जेंडर डुगेन ब्रिटिश सेना का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। अफगानिस्तान में उसने कई बेहद खतरनाक मिशन पूरे किए थे। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह अपने निशाने के लिए घंटों नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर कई दिनों तक भी बिना हिले इंतजार कर सकता था। एक सफल मिशन के बाद डुगेन और उसका साथी गैरी छुट्टियां मनाने साइप्रस गए थे। वहीं उनकी मुलाकात लेस्टर कॉफलिन नाम के एक रहस्यमयी आदमी से हुई। उसने दोनों को सिर्फ एक आसान काम के बदले 10-10 हजार डॉलर देने का प्रस्ताव रखा। काम था एक ऐसे आदमी को रास्ते से हटाना जो किसी अमीर क्लाइंट के लिए परेशानी बन चुका था। आसान पैसों का लालच दोनों को यह ऑफर स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। कुछ दिन बाद अलेक्जेंडर डुगेन और उसकी आर्मी यूनिट का अगला मिशन एक तालिबान कमांडर को जिंदा पकड़ना होता है। जानकारी मिलती है कि वह एक शादी समारोह में मौजूद है। पूरी टीम चुपचाप अपनी पोजीशन ले लेती है, लेकिन तभी पहाड़ियों में छिपा एक दुश्मन स्नाइपर उन पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वह किसी और सैनिक को निशाना बना पाता, डुगेन अपने बेहतरीन निशाने से उसे वहीं खत्म कर देता है। अब पूरी यूनिट शादी वाले परिसर को चारों तरफ से घेर लेती है। आदेश साफ होता है कि तालिबान कमांडर को जिंदा पकड़ना है, लेकिन तभी डुगेन के साथी अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। वे बिना किसी आदेश का इंतजार किए पूरी इमारत पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में पूरा समारोह मौत के मैदान में बदल जाता है। उस हमले में सिर्फ तालिबान लड़ाके ही नहीं बल्कि वहां मौजूद कई मासूम और बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। इतना बड़ा नरसंहार करने के बाद पूरी यूनिट अपने अपराध को छिपाने के लिए एक नया झूठ गढ़ देती है। वे रिपोर्ट में लिखते हैं कि उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था, इसलिए मजबूर होकर एयर स्ट्राइक बुलानी पड़ी। इस झूठ के पीछे उनका असली मकसद अपने ही किए हुए कत्लेआम को हमेशा के लिए दफन करना होता है। लेकिन डुगेन अपने साथियों की इस हैवानियत को कभी स्वीकार नहीं कर पाता। उसे लगता है कि ऐसे लोगों को कानून नहीं बल्कि मौत की सजा मिलनी चाहिए, इसलिए वह खुद ही इंसाफ करने का फैसला करता है। सही मौका मिलते ही वह उनकी गाड़ी में विस्फोट करवा देता है। धमाका इतना भयानक होता है कि पूरी यूनिट वहीं खत्म हो जाती है। इस हादसे में सिर्फ डुगेन और उसका सबसे भरोसेमंद साथी गैरी बचते हैं। दोनों सेना छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया यही मान लेती है कि वे भी उसी विस्फोट में मारे जा चुके हैं। यहीं से अलेक्जेंडर डुगेन की पुरानी पहचान खत्म हो जाती है और धीरे धीरे दुनिया का सबसे रहस्यमयी सुपारी किलर द जैकल जन्म लेता है। दूसरी तरफ यूडीसी पर हुए हमले के बावजूद वह रिवर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग रोकने से साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ जैकल स्पेन स्थित अपने घर लौटता है और यूडीसी तक पहुंचने का नया तरीका सोचने लगता है। अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती यूडीसी नहीं बल्कि उसकी प्राइवेट आइलैंड की अभेद्य सुरक्षा होती है। उसी रात नूरिया आखिरकार जैकल से उसकी असली पहचान के बारे में सवाल पूछती है। इस बार जैकल के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचता। वह पहली बार सच कबूल करता है कि वह एक प्रोफेशनल सुपारी किलर है और पैसों के लिए न जाने कितने लोगों की जान ले चुका है। ये सच सुनकर नूरिया की दुनिया पूरी तरह बिखर जाती है। हालांकि जैकल एक बार फिर उससे वादा करता है कि बस यह आखिरी मिशन पूरा होते ही वह हमेशा के लिए इस खून खराबे वाली जिंदगी को छोड़ देगा। अपनी योजना के मुताबिक जैकल एक छोटी नाव किराए पर लेता है और समुद्र के रास्ते यूडीसी के प्राइवेट आइलैंड के करीब पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह नाव के मालिक को भी मार देता है ताकि उसके पीछे कोई गवाह न बचे। इसके बाद वह अपना स्नाइपर सेट करता है और यूडीसी के रोजाना तैरने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद यूडीसी हमेशा की तरह समुद्र में उतरता है। तभी जैकल अपना निशाना साध लेता है, लेकिन उसी समय यूडीसी की सिक्योरिटी टीम खतरे को भांप लेती है। कई गार्ड तुरंत पानी में कूद जाते हैं और अपने शरीर से यूडीसी को ढाल बनाकर बचाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद जैकल अपना धैर्य नहीं खोता। वह एक एक करके सभी गार्डों को खत्म करता जाता है। आखिरकार जैसे ही यूडीसी का सिर कुछ सेकंड के लिए पानी से बाहर आता है, जैकल एक सटीक गोली चलाता है और यूडीसी की वहीं मौत हो जाती है। इस तरह दुनिया के सबसे सुरक्षित लोगों में से एक भी जैकल का शिकार बन जाता है। यूडीसी की मौत के बाद उसकी कंपनी का बोर्ड तुरंत रिवर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग रोक देता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैकल ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन असली धोखा अभी बाकी होता है। जिन लोगों ने यूडीसी की हत्या की सुपारी दी थी, उनका नेता टिमोथी विंथ्रोप अब जैकल को उसकी बाकी रकम देने से इनकार कर देता है। इतना ही नहीं, वह फैसला करता है कि जैकल और जीना दोनों को खत्म कर देना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि अगर वे जिंदा रहे तो पूरी साजिश दुनिया के सामने आ सकती है। दूसरी तरफ यूडीसी की मौत के बाद MI6 इस केस को बंद करने का फैसला कर लेती है, लेकिन बियांका इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती। उसे पूरा यकीन होता है कि जैकल अभी भी जिंदा है और उसे हर हाल में पकड़ना होगा। इसी दौरान कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। पता चलता है कि MI6 के अंदर मौजूद गद्दार कोई और नहीं बल्कि इसाबेल ही होती है। वही कई दिनों से जैकल के पक्ष में काम कर रही होती है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन का विदेश सचिव जेरेमी भी इस साजिश का हिस्सा निकलता है। दोनों ने मिलकर टिमोथी विंथ्रोप का साथ दिया था, क्योंकि अगर रिवर लॉन्च हो जाता तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की काली कमाई सबके सामने आ जाती। अब अपनी साजिश छिपाने के लिए इसाबेल एक नया खेल खेलती है। वह बियांका को स्पेन भेजती है ताकि वह जैकल को मार दे, लेकिन उसका असली इरादा बाद में बियांका को भी रास्ते से हटाने का होता है, जिससे कोई भी सच तक न पहुंच सके। उधर जैकल के घर से निकलने से पहले नूरिया एक बड़ा फैसला कर चुकी होती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके और उसके बेटे कारो की जिंदगी कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए वह जैकल के गुप्त कमरे में रखा काफी सारा पैसा लेकर अपने बेटे के साथ हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। जब जैकल अपने घर लौटता है तो उसे एहसास होता है कि नूरिया उसे छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। तभी जीना का फोन आता है और वह चेतावनी देती है कि उनके अपने क्लाइंट्स ने ही अब उन्हें मरवाने का फैसला कर लिया है। उसी समय बियांका और उसकी टीम जैकल के घर पहुंच जाती है। जैकल पूरे घर की बिजली बंद कर देता है। अंधेरे का फायदा उठाकर वह एक एक करके अपने दुश्मनों पर हमला करना शुरू कर देता है। बियांका का साथी विंस उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद गोली का शिकार हो जाता है। कुछ ही पल बाद जैकल पीछे से आता है और बियांका को भी गोली मार देता है। कई महीनों से उसका पीछा कर रही बियांका आखिरकार वहीं अपनी आखिरी सांस लेती है। इसके बाद जैकल घर में बचा हुआ पैसा लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। उसका इरादा नूरिया और अपने बेटे को ढूंढने का होता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ मरने से पहले बियांका एक बहुत बड़ा कदम उठा चुकी होती है। मिशन पर निकलने से पहले उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी ओस को एक मैसेज भेजा था। उस मैसेज में उसने साफ लिखा था कि अगर वह वापस न लौटे तो समझ लेना कि इसाबेल ही असली गद्दार है। ये मैसेज पढ़ते ही ओस को पूरी साजिश का अंदाजा हो जाता है और वह सच सामने लाने की तैयारी शुरू कर देता है। हैरानी की बात यह होती है कि इतना भयानक हादसा होने के बावजूद जैकल जिंदा बच जाता है। वह सीधे बुडापेस्ट पहुंचता है, जहां जीना उसका इंतजार कर रही होती है। अब जीना भी समझ चुकी होती है कि टिमोथी विंथ्रोप ने उन दोनों के साथ धोखा किया है, इसलिए वह विंथ्रोप से जुड़ी हर गुप्त जानकारी जैकल को सौंपने का फैसला करती है। लेकिन जैकल बदला लेने की जल्दी नहीं करता। वह साफ कहता है कि उसके लिए सबसे जरूरी काम पहले अपनी पत्नी नूरिया और बेटे कारो को ढूंढना है। उसके बाद ही वह उस इंसान से हिसाब बराबर करेगा जिसने उसे धोखा देने की सबसे बड़ी गलती की है। और इसी अधूरे बदले नई साजिश और जैकल के अगले शिकार की झलक के साथ द जैकल का पहला सीजन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीजन देखना के लिए कमेंट करना मत भूलना।